सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस पर। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के टॉप 25 दमदार प्रश्न मिलेंगे। साथियों, ये वे प्रश्न हैं जो लगभग हर परीक्षा में, जैसे कि यूपीपीसीएस हो या फिर एमपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो या फिर यूपीएससी हो, साथियों ये हर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। आप वीडियो के अंत में ये चेक करिएगा कि ये प्रश्न वाकई किन किन परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो साथियों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना और साथियों हो सके तो प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है कि यदि पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदलेगा, पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदलेगा, और यदि पसीने से नहाओगे तो दोस्तों इतिहास बदलेगा। पानी से नहाओगे तो लिबास बदलेगा, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलेगा। साथियों, यदि इतिहास बनाना है, इतिहास बदलना है तो हार्ड वर्क करिए, और सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके माँ बाप का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके। साथियों, दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताना कि कौन नहीं चाहता कि उसके माँ बाप को समाज के लोग उसके नाम से जाने, उसके नाम से उसके माँ बाप को पहचाने। क्या आप नहीं चाहते कि आज तक आपने व आपके माँ बाप या भाई बहन अर्थात आपके परिवार ने जो तंगी, जो परेशानी, जो समस्या झेली है, वह उन्हें आगे भविष्य में ना झेलनी पड़े? तो साथियों, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। आपके माँ बाप ने आपको अपने दम पर यहाँ तक पहुँचा दिया है, उन्होंने खूब दिन रात मेहनत की है, तब जाकर आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो इसलिए साथियों, अब आगे आपको कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। तो चलिए, जोश को बरकरार रखिए और इसी जोश के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइए साथियों, आपको हर प्रश्न में लगभग 5 सेकंड का समय मिलेगा, आपको जवाब देना है। और इस प्रश्न का जवाब आप सोचिएगा क्या होगा। धान का खेत होगा, घास का मैदान, वन या फिर झील? तो साथियों, कॉमन सेंस की बात है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वप्रथम ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? साथियों, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? भारत ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर अमेरिका ने? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? बताइए साथियों, मरुस्थल, पर्वत, समुद्र या फिर घास के मैदान? सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र फैला हुआ है? तो साथियों, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। क्योंकि साथियों, समुद्र लगभग पृथ्वी के 71% भाग पर फैला हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है? साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार या फिर वनों का आरोपण या वन लगाना? साथियों, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनों को काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? बताइए साथियों, रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र? 5 सेकंड का समय है साथियों, सोचिए इसका क्या जवाब होना चाहिए। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए साथियों, चिपको आंदोलन के नाम आपने बहुत सुना होगा, इस नाम से आप अक्सर पेपर में क्वेश्चंस देखते रहते हैं। तो बताइए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, घड़ियाल परियोजना से, बाघ आंदोलन से या फिर पादप प्रजनन से? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ों के संरक्षण से। साथियों, यह बात 1973 की है
और उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रैणी। साथियों, यहाँ पर सरकार की ओर से वन विभाग को आदेश मिला 2400 पेड़ काटने का। कितने? 2400 पेड़ काटने का आदेश मिला। और वन विभाग अपने ठेकेदारों के साथ पहुँचता है चमोली के रैणी गाँव में। तो दोस्तों, वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई इस आंदोलन में, और वे आगे आईं और पेड़ों से चिपक गई। आपने डायग्राम में देख रहे होंगे कि पेड़ों के चारों तरफ पेड़ों से चिपक गई, जिसके कारण चिपकने से ही इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। और साथियों, साथ ही साथ आपने सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा, जो कि इस आंदोलन से संबंधित रहे हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा के साथ ही साथ कामरेड गोविंद सिंह रावत, एक थे चंडी प्रसाद भट्ट, और साथ ही साथ एक महिला थी जिनका नाम था गौरा देवी। इन्होंने भी मुख्य भूमिका निभाई और मुख्य नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा पेड़ों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। साथियों, आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है बल्कि शत्रु है, क्योंकि साथियों जिस स्थान पर यह वृक्ष लगाया जाता है ये वहाँ के पानी को सोख लेता है और वहाँ का जो वाटर लेवल है वह काफ़ी नीचे चला जाता है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी का शत्रु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। दो अलग अलग समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। साथियों, आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि इकोटोन लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। यहाँ पर देखिए आप, एक ये है, एक ये है और एक समुदाय ये है। तो साथियों, ये जो बीच का क्षेत्र है इसको कहेंगे इकोटोन, संक्रांति क्षेत्र है, इसी का नाम है इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। इसका आंसर बताइए साथियों क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्योंकि साथियों इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई बना रहता है, मॉइस्चर अधिक रहता है, इसलिए वर्षा अधिक होती है। वर्षा के अधिक होने से पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, घने वन होते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, और घने वन पाए जाने के कारण यहाँ की जो जैव विविधता है वह सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। साथियों, ध्यान से पढ़ना इसके विकल्प, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, विकल्प पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए कि पृथ्वी पर एक समान रहती है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। बताइए साथियों, ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है। तो साथियों बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले इसका जवाब बता देता हूँ कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। साथियों, जैसे ही हम ध्रुव से नीचे इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जो जैव विविधता है वह बढ़ती रहती है, क्योंकि जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है, और इसलिए वर्षा ज़्यादा होगी तो जैव विविधता भी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी। तो इसलिए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता हमेशा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि साइलेंट वैली परियोजना का संबंध किस राज्य से है। बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। साइलेंट वैली जो प्रोजेक्ट है वह है साथियों शांत घाटी में, और शांत घाटी है केरल में, तो उसका सही जवाब हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव विविधता के विनाश का सर्वाधिक मुख्य कारण क्या है। जैव विविधता के विनाश का सबसे बड़ा मुख्य कारण, सर्वाधिक मुख्य कारण, सबसे बड़ा पूछा है साथियों, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी। क्योंकि साथियों आप देखते हैं कि आए दिन जो जंगलों का विनाश हो रहा है, और उन जंगलों के विनाश के कारण जो जीवों के प्राकृतिक आवास हैं वह नष्ट हो रहे हैं, और इसी के कारण आपने देखा होगा कि आए दिन रिहायशी इलाकों में या फिर गाँव की तरफ जंगली जीव जानवर भाग रहे हैं, चाहे वो शेर हो या चीता हो, रिहायशी इलाकों में या फिर आपको गाँव में देखने को मिल जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किस संगठन से है। बताइए साथियों, ये प्रश्न तो आप सभी जानते होंगे।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। साथियों आपके लिए हम ये 2 बुक मंगाए हैं, आप ध्यान से देखिएगा जिसने नहीं देखी होगी। ये है रेड डाटा बुक। तो साथियों आपको यहाँ एक प्रश्न का जवाब बताना है, और प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है कि क्या IUCN UN काउंसिल का पार्ट है या नहीं है। आप सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और इसका जवाब ज़रूर देना है कि क्या UN काउंसिल का पार्ट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? बताइए साथियों, आजकल बहुत सुर्खियों में है यह प्रश्न कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नम भूमि, वेटलैंड या फिर आर्द्रभूमि। साथियों यहाँ भी आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। आपको बताना है कि जो रामसर है वह किस देश में है, किस देश में वह जगह है रामसर जहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? इन राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश, हरियाणा में या फिर मध्य प्रदेश में? तो साथियों इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। और आपको यहाँ बताना है कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी भारत की अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि कौन सी होगी। आपके ऑप्शन ये बाकी बच्चे तीनों होंगे, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। इनमें से एक आंसर सही है, आपको वह बताना है कौन सा है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब व कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए साथियों, अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा कि अधिनियम बना दिसंबर 2002 में, तो बताइए प्राधिकरण कब व कहाँ स्थापित किया गया होगा? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में, चेन्नई में। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। साथियों डायग्राम आपके सामने है, अब आपको ये पहचानना है ये कौन सा चित्र है या फिर ये कौन सा वृक्ष है जो इस चित्र में दिखाया गया है। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकोया। साथियों ये सिकोया, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सिकोया क्या भारत में मिलता है? तो बिल्कुल नहीं मिलता। यह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में उत्तरी हिस्से में मिलता है। कहने का मतलब है कि उत्तरी कैलिफोर्निया में यह वृक्ष पाया जाता है। और साथियों जहाँ तक मेरा याद है कि इस वृक्ष की जो लंबाई है लगभग 379 फीट के आसपास है, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 115 मीटर के आसपास हो जाएगी। आप चेक करके बताना कि इसकी जो लंबाई है क्या 379 फीट है या कम है या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों इसका सही जवाब, आपको 5 सेकंड का समय मिलता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई। साथियों 22 मई UN द्वारा मनाया जाता है। और जो 29 दिसंबर है जो ऑप्शन नंबर बी है, साथियों कई बार आपको कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसके ऑप्शन में आपको 22 मई नहीं मिलेगा बल्कि 29 दिसंबर मिलेगा। हालांकि 22 मई अक्सर मिलेगा क्योंकि, लेकिन कई बार 29 दिसंबर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि साथियों विश्व के कई देश आज भी ऐसे हैं जो 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, लेकिन UN द्वारा मनाया जाता है 22 मई को, और यह 1993 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? साथियों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण,
सल्फर डाइऑक्साइड के कारण या फिर ऑक्सीजन के कारण? तो साथियों, किसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में बढ़ोतरी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? बताइए साथियों, ग्रीन हाउस गैसों का जो विचार है वह किसने प्रतिपादित किया था? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में वैश्विक तापन किसकी अधिकता के कारण बढ़ रहा है? वायुमंडल में वैश्विक तापन किसकी अधिकता के कारण बढ़ रहा है? ऑप्शन आपके सामने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ऑप्शन नंबर डी, ओजोन। तो साथियों, आपको बताना है इसका सही जवाब। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो साथियों, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? बताइए साथियों, आपने कार्बन क्रेडिट के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कार्बन नेगेटिव देश के बारे में भी सुना है? तो नहीं सुना तो आज हम आपको बता देते हैं कि साथियों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। साथियों, भूटान विश्व में सबसे कम कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश है, इसलिए इस देश को कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, कई बार प्रश्न में ये ऑप्शन भूटान मिलेगा तो आपको भूटान पर टिक लगाना है, क्योंकि इसका सही जवाब यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य की कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन से में सर्वाधिक प्रभावित होती है? मनुष्य की कौन सी क्रिया जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, निर्माण उद्योग, खनन उद्योग या फिर कृषि? साथियों बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। क्योंकि साथियों, तापमान बढ़ने से मिट्टी की जो नमी है और जो उसकी कार्य क्षमता है वह प्रभावित होती है, और इसी के कारण मिट्टी में लवणता बढ़ती है, और मिट्टी की यदि लवणता बढ़ जाएगी तो जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उससे जो फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है साथियों, वह भी प्रभावित होती है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों आज का क्वेश्चन आपके लिए है। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर देना है कि वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? साथियों, आपको इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेटा में हुआ था, कोलंबो में, पेरिस में या फिर जेनेवा में? तो साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। साथियों, यदि आपको आज की वीडियो का कंटेंट वाकई समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर भी करिएगा, और यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के सुझाव दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है वह भी बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी साथियों को जय